हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे, मजे में होगे। तो बेसिकली कहानी क्या है, आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। आज वेडनेसडे, वेडनेसडे हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसको आज तो नहीं खत्म होगा। इसमें कुछ पार्ट हम आज कवर कर लेंगे, कुछ पार्ट बचेगा उसको हम कवर करेंगे मंडे वाली क्लास में। कल थर्सडे है, कल से हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो है वो उठाने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ये जितना बचेगा उसको हम मंडे को कवर कर लेंगे, इस पे आज हम ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कितना अब तक बेसिकली पढ़ लिया है। ठीक है, रिकॉल करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने 700 से 1750 के टाइम फ्रेम के बीच की बात की। उस टाइम फ्रेम में बहुत सारे किंग्स और किंगडम्स इमर्ज होके आ रहे थे। क्यों इमर्ज होके आ रहे थे, उसके दो बड़े कारण थे। सबसे पहला तो कि किंग अपने अंडर में जो रूलर्स होते थे वो अपने अंडर में कुछ सबॉर्डिनेट्स को रखते थे। जब वो सबॉर्डिनेट्स कभी कभी पावर सीक करने के चक्कर में और उन जो मेन रूलर्स होते थे उनको हटा के नई डायनेस्टीज का फॉर्मेशन कर लेते थे। और दूसरी चीज कि जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोग होते थे, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, ये लोग अपनी पावर का यूज करके नई डायनेस्टीज को फॉर्म कर लेते थे। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने क्या देखा था, उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि क्या देखा था उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लोग एक दूसरे की टेरिटरीज पे कब्जा करते थे। ठीक है, फिर कल वाला लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने जाना प्रशस्तीज के बारे में। प्रशस्तीज बेसिकली क्या थे, तो वो राइटर्स जो किसी रूलर को या फिर किसी डायनेस्टी के बारे में बहुत एग्जैगरेट करके लिखते थे वो होते थे प्रशस्तीज। लेकिन क्या सारे ही राइटर जैसा एग्जैगरेट करके लिखते थे, तो ऐसा नहीं था। कुछ राइटर्स ऐसे थे जो एज इट इज एग्जैक्ट लिखते थे किसी भी डायनेस्टी के बारे में। अगर उसकी कोई पॉलिसीज खराब होती थी तो उसको क्रिटिसाइज करने का काम भी करते थे। ठीक है, ये देखा हमने। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि बेसिकली जब भी कोई एक रूलर किसी दूसरे रूलर की डायनेस्टी पे कब्जा करना चाहता था तो वो सबसे पहले उस डायनेस्टी के टेंपल्स को अटैक करता था। टेंपल्स को अटैक क्यों करता था? सबसे पहली चीज, टेंपल्स में इमेंस वेल्थ होती थी। दूसरी चीज, टेंपल्स को अटैक करने से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हिट होते थे। ठीक है, बेसिकली ये थी कहानी जो हमने कल और परसों वाले लेक्चर में देखी थी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक बेसिकली हमको पढ़ना है, आज का टॉपिक है अ क्लोजर लुक द चोलास। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमको जो चोलास थे, जो चोला डायनेस्टी थी, उसके बारे में कुछ कुछ जानना है। पहला है, इसमें सब टॉपिक है फ्रॉम उरैयर टू थंजावुर। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर? A minor chiefly family known as the Mutarayyar held power in the Kaveri Delta। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो चोलास थे वो चोलास राइज में कैसे आए, वो चोलास पावर में कैसे आए, तो चोलास एज इट इज पहले जब अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी तो चोला एज इट इज कोई बड़ी डायनेस्टी नहीं थी। ये एक स्मॉल चीफली फैमिली थी जिनको जिनको मुतरैयर के नाम से जाना जाता था और बेसिकली कावेरी डेल्टा पे ये रूल करते थे। They were subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram, Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Mutarayyar in the middle of the 9th century। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चोलास थे ये बेसिकली सबऑर्डिनेट थे किसके? ये बेसिकली सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स के, कांचीपुरम के पल्लवा किंग्स के ये सबऑर्डिनेट थे। लेकिन विजय लाया एक राजा थे जिन्होंने उस डेल्टा को इनसे आजाद कराया और उस डेल्टा का जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में लिया। ही
He built the town of Thanjavur and a temple for goddess निशुम्भ सुदीनी देर, ठीक है। और उन्होंने थंजवुर नाम के एक प्लेस में, थंजवुर नाम की प्लेस में एक टेम्पल बनाया गॉडेस का। गॉडेस कौन थी? निशुम्भ सुदीनी, ठीक है, उनका एक टेम्पल बनाया। The successors of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power, ठीक है। तो विजयलाया की डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे, जिन्होंने उनकी गद्दी संभाली, उन्होंने आसपास की जो नेबरिंग रीजन थे उन पे भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और जो डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी को एक्सपैंड किया और पावर को भी इंक्रीज किया। The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of the kingdom, ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ में जो पांड्यन और पल्लव डायनेस्टी थी उसको विजयलाया के एंसेस्टर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और अपनी जो टेरिटरी थी उस टेरिटरी का पार्ट उसको बना लिया था। Raja Raja I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas, ठीक है। तो बेसिकली जो चोला डायनेस्टी थी, उस चोला डायनेस्टी के जो सबसे पावरफुल राजा माने जाते हैं, जैसे मुगल डायनेस्टी जो थी, उस मुगल डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा माने जाते हैं अकबर, ठीक है। उसी तरह से जो चोला डायनेस्टी थी उसकी जो सबसे पावरफुल राजा माने जाते हैं वो थे राजा राजा वन। राजा राजा वन वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द चोलास, ठीक है। बेसिकली और उन्होंने आसपास के जितने भी एरियाज थे उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। He also reorganized the administration of the empire. Raja Raja's sons Rajendra I continued his policies and even invaded the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने टेरिटरीज को तो कंट्रोल किया ही किया, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ चेंजेस लाए, जिसके चलते क्या हुआ कि ये और वेल्दी होते चले गए। और इन्हीं की पॉलिसीज पे इनके जो बेटे थे राजेंद्र वन, इन्हीं की पॉलिसीज पे, जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई थी, जो एथिक्स इनके थे, इन्हीं के एथिक्स पे इनके जो बेटे थे राजेंद्र वन वो भी चले और उन्होंने भी चोला डायनेस्टी को और एक्सपैंड कर दिया और गंगा वैली में भी ये एंटर कर गए। श्रीलंका के कुछ मेजर पार्ट पे इन्होंने कब्जा कर लिया और इन्होंने अपनी डायनेस्टी को बहुत ज्यादा उस टाइम पे एग्जैगरेट कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने गंगेटिक वैलीज में कब्जा करना स्टार्ट किया, श्रीलंका पर कब्जा किया, जिसको करने के लिए इन्होंने एक बड़ी नेवी डेवलप की, ठीक है। Splendid temples and bronze sculpture is the next topic. The big temples of Thanjavur and Gangaikonda, Cholapuram, built by Raja Raja and Rajendra I, are architectural and sculptural marvels, ठीक है। तो बेसिकली थंजवुर में और गंगाईकोंडा ये बेसिकली दो ऐसे एरियाज थे जहां पे राजा राजा और उनके बेटे राजेंद्र ने एक लंबे टाइम तक रूल किया और उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स और बहुत सारे टेम्पल्स वहां पे बनाए जिसमें इमेंस वेल्थ थी। Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them, ठीक है। तो बेसिकली जो चोला टेम्पल्स इन दोनों राजाओं ने बनाए थे वो एक न्यूक्लियाई का काम करते थे। किस चीज का? आसपास की जो सेटलमेंट्स थी उनको मेंटेन करने का, उनके वहां पे रहने का एक न्यूक्लियाई की तरह, एक सेंटर की तरह काम करते थे चोला टेम्पल्स जो इन दोनों राजाओं ने मिलकर बनवाए थे। There were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others, ठीक है। और इन्हीं टेम्पल्स में लोग क्या करते थे, इन्हीं टेम्पल्स में लोग काफी ज्यादा प्रोडक्शन करते थे। किस चीज का? क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते थे, जिसके चलते इंडियन क्राफ्ट बहुत ग्रो हुआ और लोगों के पास वेल्थ हुई, लोग वेल्दी हुए। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. ठीक है। और बेसिकली जो भी वेल्थ इन टेम्पल्स से जनरेट होती थी वो सारी वेल्थ कहां लग जाती थी?
वो सारी वेल्थ इन टेम्पल्स के मेंटेनेंस में, इन टेम्पल्स में काम करने वाले लोगों के मेंटेनेंस में, उनके रहने खाने के लिए, प्रीस्ट के सर्वाइवल के लिए, इन सारी चीजों के लिए यूज हो जाती थी। ठीक है। In other words, temples were not only places of worship, they were the centers of economic, social and cultural life. ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चोलास के टाइम पीरियड में टेम्पल्स बनाए गए थे वो सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, वो एक सेंटर थे इकोनॉमिकल, कल्चरल और एथिकल ग्रोथ के लिए। Among the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. ठीक है। तो बेसिकली जो क्राफ्ट्स बनाई जाती थी चोला टेम्पल्स में, उसमें से जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस स्कल्पचर था वो क्या था? ब्रॉन्ज प्लेट्स। जो ब्रॉन्ज प्लेट्स बनती थी उन टेम्पल्स में, दे वर ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी विच वर फाउंड इन इंडिया। ठीक है। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. ठीक है। तो बेसिकली क्या बनता था इस पे? ब्रॉन्ज की प्लेट्स पे बेसिकली ये पिक्चर्स बनाते थे, इमेजेस बनाते थे, किस चीज की? भगवान की और उनको पूजने वालों की। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. ठीक है। तो कहा गया है कि जो चोला डायनेस्टी इतनी एक्सपैंड हुई, उसके इतने बड़े एक्सपेंशन में एक जो मेजर रोल है, वो एक मेजर रोल किसका था? ग्रोइंग एग्रीकल्चर का। क्यों और कैसे? सिंपल सी चीज है कि जब एग्रीकल्चर को ग्रो मिला तो उसके चलते लोग वेल्दी हुए तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हुआ, डिफेंस स्ट्रांग हुआ, जिसके चलते चोलास ने अलग अलग पार्ट पे अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश की। Look at map 2 again and notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. ठीक है। अब इतना लंबा क्या था? आओ हिस्ट्री में तुमको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। ठीक है। हिस्ट्री में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं भाई साहब? ये थी बेसिकली चोला डायनेस्टी। ठीक है। और ये था हमारा, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल। ये है हमारी चोला डायनेस्टी का रीजन और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। जो कावेरी रिवर फ्लो होके आती थी, वो चोला डायनेस्टी में आने के बाद मल्टीपल ब्रांचेज में ब्रेक हो जाती थी। ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती थी बिफोर डिपॉजिटिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में ये सारा पानी गिरने से पहले, जो कावेरी नदी से जो सारा पानी आता था, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जब चोला डायनेस्टी में एंटर करता था, चोला डायनेस्टी वाले रीजन में एंटर करता था, तो वो ब्रांचेस के अंदर एक्सपैंड होता था। कैसे? देखो, मानो जैसे ये रिवर आ रही है, तो जैसे ही चोला डायनेस्टी में एंटर करती थी तो ये एक्सपैंड हो जाती थी। ठीक है। जिसके चलते वाटर का फ्लो चोला डायनेस्टी में बहुत अच्छा हो जाता था। ठीक है। और जब भी कावेरी रिवर में फ्लड्स आते थे तो ये जो ब्रांचेस थी खुद को एक्सपैंड करती थी। मान लो इसने यहां तक एक्सपैंड कर लिया, यहां तक एक्सपैंड कर लिया, ये एक्सपैंड कर लिया। इस एक्सपेंशन के चलते जो ये रीजन होता था ब्रांचेस के बीच में, रिवर्स के बीच में जो रीजन होता था, वो काफी फर्टाइल हो जाता था और सुटेबल हो जाता था किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी वाटर आता था तो वाटर जो सॉइल होती थी उस सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हुए तब जाता था। इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते दिस प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इस ज्योग्राफिकल कंडीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था चोला डायनेस्टी में। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. ठीक है। तमिलनाडु के जो बाकी रीजन्स थे, उन रीजन्स में कल्टीवेशन का जो कल्चर था वो बहुत टाइम पहले ही आ गया था, लेकिन जो चोला डायनेस्टी वाला रीजन था उसमें 6th या 7th सेंचुरी में लार्ज स्केल कल्टीवेशन 6th या 7th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था।
forests had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था कि कल्टीवेशन करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता था। कहीं पे अगर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है तो उनका नॉर्मलाइजेशन करके उनको थोड़ा नॉर्मल लेवल पे लाया जाता था। ठीक है, इस वाले रीजन में जहां पे रिवर्स बहुत ज्यादा फ्लो करती थी, रिवर्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, वहां पे एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते थे, कैनाल्स बनाए जाते थे, रिवर बेसिन नहीं, एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते थे, डैम्स बनाए जाते थे। ठीक है, देखो जो इंडियन कल्चर है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उसी का एक एग्जांपल है, आज हम डैम्स देखते हैं ना, उन डैम्स का आइडिया कहां से आया था? उन डैम्स का आइडिया इसी टाइम में आया था। लोग इस टाइम पे भी डैम्स क्रिएट करते थे। 10th में जाओगे, 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा? 10th में जाओगे, 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से एंशियंट टाइम में भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कह लें या फिर जो डैम्स होते थे वो एंशियंट टाइम्स में भी एग्जिस्ट करते थे। तो उसका एक एग्जांपल है ये कि इस टाइम फ्रेम में भी आज से 1000-2000 साल पहले भी क्या होता था? आज से 1000-2000 साल पहले भी लोग एम्बैंकमेंट्स का यूज करते थे, डैम्स बनते थे वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर होल्डिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, और बेसिकली इसी वाटर को यूटिलाइजेशन करके, इसी वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज करके साल में 2 क्रॉप्स ग्रो की जाती थी इस वाले रीजन में। ठीक है, in many cases it was necessary to water crops artificially, to grow water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas wells were dug, in other places huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as people living in village took an active interest in these activities. ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग रीजन में इरिगेशन के लिए अलग अलग फैसिलिटीज यूज की जाती थी। जैसे कहीं कहीं पे वेल्स को डग किया जाता था, डग्ड वेल्स बनाई जाती थी, कहीं कहीं पर बड़े बड़े टैंक्स बना दिए जाते थे जहां पर रेन वाटर को स्टोर किया जाता था। और इस प्रोसेस को, बड़े बड़े टैंक्स बना के रेन वाटर को स्टोर करने के प्रोसेस को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 10th में जाओगे वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में ये भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये चीज ऑब्जर्व करो कि लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया को बहुत डेवलप किया। ऐसा नहीं है, इंडिया पहले से बहुत डेवलप्ड था। इंडिया के अंदर इमेंस वेल्थ थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो इंडिया खोखला हो गया। इंडिया के पास जो था वो किसी के पास नहीं था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये चीज बताई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडियन हो तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानो। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन हम अपनी हिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी ना, विकी कौशल की कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी, अभी 1 महीना हो रहा है आई थिंक, कौन सी थी? छावा। तो दिस इज आवर इंडियन हिस्ट्री। लेकिन ये हिस्ट्री कहाँ है? ये हिस्ट्री दबा दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जो अलग अलग आउटसाइड इन्वेडर्स आए उन्होंने हमारी हिस्ट्री को खत्म कर दिया। लेकिन हमारी हिस्ट्री बहुत ग्लोरीफाइड थी, हमारी हिस्ट्री बहुत इमेंस है। इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था। इंडिया के पास टेक्निक्स बहुत अच्छी थी। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ब्रिटिशर्स ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैंने एक्चुअली बताई है। तो बेसिकली ये थी आज की कहानी। नेक्स्ट टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ये है, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म है और इसकी एनसीईआरटी है। तो जो मंडे को हम क्लास लेंगे हिस्ट्री की, अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन बेसिकली हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। जो मंडे को हम हिस्ट्री की दूसरी क्लास लेंगे फिर से, उसमें ये वाला जो टॉपिक एक बचा हुआ है लास्ट टॉपिक, वो और एनसीईआरटी एक साथ डिस्कस कर लेंगे। वो क्लास थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस के साथ देखना। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बेसिकली जो टॉपिक हमने आज पढ़ा उसमें हमने चोला डायनेस्टी जो थी उसको थोड़ा पास से ऑब्जर्व किया। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व किया कि जो चोला डायनेस्टी थी सबसे पहले वो बहुत इतनी वास्ट नहीं थी, वो सबऑर्डिनेट डायनेस्टी थी। लेकिन उसके अंदर जो रूलर्स आए उन रूलर्स ने सबऑर्डिनेट ना रहकर उस डायनेस्टी को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। 2 बड़े नाम हैं, राजा राजा 1 और राजेंद्र 1, उनके बेटे। इन लोगों ने
चोला डायनेस्टी को बहुत ह्यूज लेवल पे एक्सपैंड किया। इस एक्सपेंशन का एक मेन रीजन क्या था? इस एक्सपेंशन का एक मेन रीजन था एग्रीकल्चर और चोला डायनेस्टी का एग्रीकल्चर और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है, जिसने उसको सपोर्ट किया ग्रो करने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये थी आज की कहानी। आई होप समझ में आई होगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा आज का लेक्चर, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के बीच में ज्योग्राफी आई है, ये मैंने भी देखा है कि हम बेसिकली चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बीच में हमको एग्रीकल्चर और फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम का पार्ट थे। तो इतना कंफ्यूजिंग थोड़ा रहा होगा, लेकिन इतना नहीं है, आराम से समझना। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखना इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू आवर प्लानर, जो हमने पहली वीडियो जो मैंने डाली थी उस पर डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू दैट प्लानर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हिस्ट्री थी। तो आज इसको यहीं पे लगाते हैं ब्रेक। मंडे को इस चैप्टर को वापस से उठाने वाले हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो। लव यू ऑल, बाय।